नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की आज हम चर्चा करेंगे। राजकीय महाविद्यालय कोटा के हिंदी विभाग में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग और उसके पाठ नागार्जुन, और नागार्जुन की जो कविता आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, बादल को घिरते देखा है, एक महत्वपूर्ण कविता है। और इस पाठ पर ये हमारी तीसरी चर्चा है, जिसमें हम इस पाठ को पूरी तरह से विश्लेषित कर लेंगे। नागार्जुन का व्यक्तित्व, कृतित्व, रचनाएं, पुरस्कार, सम्मान, वैचारिकी, विचारधारा, उनका जीवन परिचय, बादल को घिरते देखा कविता की पृष्ठभूमि, मूल प्रतिपाद्य, भावार्थ, व्याख्या एवं विश्लेषण, और अंतिम चर्चा जो होगी अगली, उसमें प्रश्नोत्तर से संबंधित होगी। यह तीसरी चर्चा है और इसमें बादल को घिरते देखा है कविता के शेष पदों का हम विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे, भावार्थ को जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यह कविता नागार्जुन जब घूमते हुए यात्रा के दौरान हिमालय पर्वत पर, मानसरोवर पर पहुँचते हैं, तो वहाँ का जो दृश्य देखते हैं, वहाँ की प्रकृति देखते हैं, प्रकृति का नज़ारा देखते हैं, उसी का कलात्मक रूप से चित्रण इसमें किया गया है। तो इस चर्चा में हम शेष पदों का भावार्थ जानेंगे, व्याख्या विश्लेषण करेंगे और शब्दों का अर्थ भी जानेंगे, क्योंकि किसी कविता के भावार्थ तक पहुंचने के लिए शब्दों का अर्थ भी जरूरी है। तो चलिए हम अगले पद का शुभारंभ करते हैं, जिसमें कवि ने बसंत ऋतु, मानसरोवर पर बसंत ऋतु का वातावरण, प्रातःकालीन वातावरण किस प्रकार का रहता है, और वहाँ पर उस वातावरण में उन्होंने क्या देखा। कस्तूरी मृग जो दौड़ता रहता है कस्तूरी की गंध को प्राप्त करने के लिए, कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए, और इसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है, चकवा चकवी का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखिए, ऋतु बसंत का शुभ प्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शेवालों की हरी दरी में, हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि इस कविता में हर पदबंध के बाद बादल को घिरते देखा है, जो कि इस कविता का शीर्षक भी है, उसका जिक्र करता है। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। अनिल, अनिल का अर्थ हवा, स्वर्णाभ अर्थात स्वर्णिम आभा से युक्त अर्थात सुनहले, बालारुण यानी कि प्रातःकालीन सूर्य, प्रातःकालीन लालिमा से युक्त लाल रंग का सूर्य, मृदु अर्थात कोमल, निशाकाल यानी निशाकार्थ रात्रि, काल का अर्थ समय अर्थात रात्रिकालीन समय, विरहित एक दूसरे से बिछड़े हुए, चिर अभिशापित चिरकाल से शापग्रस्त, रात्रि में बिछुड़ने के लिए विवश, चकवा चकवी के लिए आया है। चिर अभिशापित कि चकवा चकवी रात्रि में बिछुड़ने के लिए अभिशापित है, अर्थात उनको ये श्राप है कि वो रात में एक स्थान पर नहीं रहेंगे। क्रंदन अर्थात चीख पुकार, प्रणय कलह अर्थात प्रेम और झगड़ा या प्रेम के लिए झगड़ा। आगे देखिए, शेवालों की हरी दरी अर्थात पानी के अंदर शेवालों के कारण जो पानी की सतह है वह हरी हो जाती है, हरा रंग हो जाता है, एक चादर सी बन जाती है। तो शेवालों की हरी दरी से तात्पर्य शेवालों से हरी हुई पानी की चादर।
भावार्थ देखिए, कवि नागार्जुन हिमालय पर्वत की बसंत ऋतु के प्रातःकालीन मनोरम वातावरण तथा चकवा चकवी की प्रेम व्यथा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु का सुप्रभात था, प्रातःकालीन बेला थी, प्रातःकालीन वातावरण था जिसमें मंद मंद हवा चल रही थी। प्रातःकालीन सूर्य लालिमा से युक्त कोमल किरणों को और चारों ओर फैला रहा था। यानी कि प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा और उसकी किरणें सारे वातावरण को बहुत ही मोहक बना रही थी, सुंदर बना रही थी। हिमालय पर्वत के शिखरों पर पड़ती ये किरणें उन्हें स्वर्णिम आभा से मंडित कर रही थी, सारे वातावरण को जगमग कर रही थी। पर्वत शिखर इस समय स्वर्ण कलश की अनुभूति करा रहे थे। यहाँ पर जो शिखर शब्द है इसमें छोटी ही मात्रा आएगी, आप लोग इसको सही कर लेना। यहाँ चकवा चकवी के प्रेम रूपी क्रंदन को, प्रेम व्यथा को, विरह को, विछोह के कलह को, पानी की हरी हरी पट्टी, शैवालों सी हुई सतहों पर उनके प्रेम को छिड़ते हुए देखा जा सकता है। अर्थात जो चकवा चकवी रात को बिछुड़ जाते हैं और सूर्य निकलने पर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, उसका वर्णन किया गया है। उस प्रेम और कलह की अभिव्यक्ति को मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। कवि नागार्जुन हिमालय की उस यात्रा में इस अद्भुत दृश्य को अपनी आँखों से स्वयं देखते हैं। वैसे चकवा चकवी का जो वर्णन है, उनके विरह का वर्णन है, ये साहित्य की एक महत्वपूर्ण साहित्य समय है जिसका जिक्र साहित्यकारों ने बड़े ही मनोरम ढंग से किया है। पर कवि नागार्जुन कहते हैं कि मैंने ये दृश्य साहित्य में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष में हिमालय पर्वत पर, मानसरोवर पर, उसकी झीलों में देखा है। उस सरोवर में उनके प्रणय कलह को छिड़ते हुए भी मैंने देखा है। ठीक उसी प्रकार वहाँ मैंने बादलों को घिरते हुए, उमड़ते घुमड़ते, गरजते हुए देखा है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर हिमालय पर्वत की प्रातःकालीन बेला का सुंदर वर्णन किया है। वहीं रात्रि में बिछड़े हुए चकवा चकवी की प्रेम व्यथा और प्रातःकालीन वेला में उनके पुनर्मिलन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। विशेष में देखिए, अगल बगल में पुनरुक्ति अलंकार है। हरी दरी में दृश्य योजना बन पड़ी है। प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप से चित्रण किया गया है और यहाँ पर जिन शब्दों का चित्रात्मक रूप में प्रयोग किया है वो शब्द बिंब का, प्रत्येक शब्द बिंब का काम कर रहा है। भाषा माधुर्य गुण से युक्त है और जिस अलंकार का इस संपूर्ण कविता में प्रयोग हुआ है वह महत्वपूर्ण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। तत्सम शब्दों की प्रधानता है किंतु भाषा कहीं भी दुरूह नहीं हुई है बल्कि बिल्कुल सरल और बोधगम्य है। अगला पद है, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाद से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी हुई दुर्गम घाटियों पर 7 सहस्त्र फुट की ऊंचाई पर मैंने उन हिरणों को कस्तूरी गंध के लिए, कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हुए देखा है और न मिलने के कारण अपने आप पर चिढ़ते हुए देखा है। उसी का वर्णन इसमें किया है। शब्दार्थ देखिए, दुर्गम जहाँ चढ़ना मुश्किल हो, 7 सहस्त्र सैकड़ों हजारों, अलख दिखाई न देने वाला, उन्मादक मदमस्त कर देने वाला, धावित अर्थात दौड़ना, तरुण अर्थात युवा, चिढ़ते यानी कि खींचते हुए, कस्तूरी मृग जिस मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। तो भावार्थ देखिए, कवि नागार्जुन आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय की दुर्गम बर्फानी घाटी में
जो घाटियाँ बर्फ़ों से आच्छादित है, सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर जो दिखाई न दे, उस नाभि से उठने वाली, उन्मादित करने वाली, उन्मादक मन मस्तिष्क में जो कि मस्ती लाने वाली सुगंध के पीछे प्रभावित होकर मृग को भागते, खोजते, दौड़ते मैंने खुद देखा है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी पर भी उन्होंने युवा मृग को, वहाँ वर्ग नहीं है, मृग है, वहाँ दौड़ते देखा है, जो अपनी ही नाभि से उठने वाली दिव्य सुगंध की खोज में इधर उधर भागता रहता है और न मिलने के कारण चिढ़ता है, अपने आप पर खींचता है। कहने का तात्पर्य है कि कई बार अपना ही सौंदर्य, अपनी ही मस्ती और अपनी ही मादकता व्यक्ति के लिए ही एक प्रश्न चिन्ह बन जाती है, वह उसे पहचान नहीं पाता है। इस तरह कवि नागार्जुन कहते हैं कि मैंने जीवन रूपी आकाश पर मुग्धता के अनजाने बादलों को घिर घिर कर आते देखा है, अनुभव किया है। हिमालय पर्वत पर मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है, गरजते हुए देखा है, बरसते हुए देखा है। विशेष में देखिए, इस संपूर्ण पद के लिए क्या विशेष है। कस्तूरी सुगंध की खोज का एक सादृश्य सा वर्णन किया है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है, और जो शब्दावली है वो बड़ी ही मधुर होने के कारण कोमल कांत पदावली इसे हम कह सकते हैं। प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप में चित्रण किया गया है, शब्द बिंब का बहुत ही सुनहरा प्रयोग किया गया है, भाषा में माधुर्य गुण की उपस्थिति है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दावली है, किंतु संस्कृत निष्ठ होकर भी सरल है। भाषा सरल और बहुत धन्य है। अगला पद है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर कवि नागार्जुन ने प्रसंगवश अपने प्रिय कवि कालिदास की विद्योत्मा का जिक्र किया है, जो उनका मेघदूतम काव्य है उसका जिक्र किया है। कालिदास ने अपनी उस रचना में बादल को दूत बना करके भेजने की परिकल्पना की है। कवि यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि वह कवि की कल्पना है थी, मैंने तो मेघों को दूत के रूप में यहाँ पर मैं नहीं पाया, मैं नहीं देखा मैंने, और नहीं उनकी वह अलका नगरी ही देखी है, इसलिए वह एक प्रकार से कवि कल्पित था। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ बादलों को गरजते बरसते उमड़ते घुमड़ते, वो यथार्थ है, तथ्यात्मक है। मैं स्वयं अपनी आँखों से इस दृश्य को देख रहा हूँ। शब्दार्थ देखिए, धनपति कुबेर यानी कि धन के देवता कुबेर, अलका अर्थात अलका नगरी, व्योम प्रवाही यानी कि आकाश में उड़ने वाला, प्रवाहित होने वाला, झंझानिल अर्थात तेज प्रचंड हवा, छायामय अर्थात छाया के समान सादृश्य, छाया युक्त, छाया जैसा। भावार्थ देखिए, कवि नागार्जुन कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया किंतु मैं यहाँ धनपति कुबेर की अलका नगरी कहीं पर भी मुझे नहीं मिली, और न ही अलकापुरी का राज्य ही मिला, जैसा कि कालिदास ने मेघदूत में वर्णन किया है, ऐसा मुझे यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जैसा कि कालिदास ने वर्णन किया है। कालिदास का भी यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, अर्थात कालिदास भी यहाँ पर देखने को नहीं मिले, कोई अता पता नहीं है, जिसमें विद्योत्मा के विरह में संदेश हेतु
मेघों को दूत बनाकर भेजा गया था, वह छायामय मेघ हो सकता है यहीं पर बरस करके मिट गया हो, ख़त्म हो गया हो। यहाँ का पता पाकर यहाँ से कहीं और नहीं गए होंगे और यहीं मिट गए होंगे, मगर इसका कौन ठिकाना, कौन इसकी जानकारी कराए। और हो सकता है वह एक कवि की कल्पना ही हो। कवि कहते हैं कि जाने दो, वह कवि कल्पित था, अर्थात कवि की अपनी निजी कल्पना हो सकती है या कि कवि की निजी कल्पना थी। मैंने तो किंतु यहाँ पर स्वयं महसूस किया है, यहाँ मेघों को गरज गरज कर घिरते भिड़ते गिरते हुए देखा है। झंझानील यानी कि झंझा युक्त हवा, बहुत तेज प्रचंड हवा में बादलों को इधर उधर घूमते दौड़ते गरजते बरसते मैंने देखा है। गगनचुंबी कैलाश शिखरों के पर्वत के शिखरों पर भीषण सर्दी में बड़े बड़े बादलों को, महामेघों को तूफानी हवाओं में टकराते और बरसते देखा है, गरज गरज कर भिड़ते हुए मैंने देखा है। इस भीषण दृश्य को मैंने स्वयं महसूस किया है। कवि ने यहाँ कल्पना और यथार्थ के सत्य का उद्घाटन किया है कि कल्पना कल्पना होती है और सत्य सत्य होता है। कवि की कल्पना क्या होती है और सत्य तथा यथार्थ क्या होता है, इस बात का भी उद्घाटन किया है। कल्पना सुंदर और मोहक होती है तो सत्य कड़वा होता है। कालिदास अब विशेष में देखिए, कालिदास के जीवन के अंश का या कि उनके कृतित्व का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मेघदूत का यहाँ पर जिक्र किया गया है, प्रकृति चित्रण किया है, प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप में चित्रण है, शब्द बिंब का प्रयोग है, माधुर्य गुण और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, भाषा संस्कृत निष्ठ होकर भी सरल और सहज है, बोधगम्य है। अगला पद देखिए, शत शत निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्र नील की माला डाले शंखसरी के सुगढ़ गलों में, कानों में कुलय लटकाए सतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्रक्षा सव पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निनाद बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आँखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मधुरारुण आँखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की, ये पंक्ति 2 बार आ गई है गलती से। मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर हिमालय पर्वत पर, कैलाश मानसरोवर पर, वहाँ के जो यक्ष यक्षिणी हैं, किन्नर किन्नरियाँ हैं, उनका वर्णन किया है, उनके मस्ती भरे जीवन का, उनके आमोद प्रमोद का कवि ने यहाँ पर बड़ा ही मोहक और सजीव जीवंत वर्णन किया है कि वो किस प्रकार से शराब के नशे में मस्त रहते हैं, किस प्रकार से योग मुद्राएं धारण करते हैं और मृगछाला पर पलथी मारे हुए बैठे रहते हैं और किस प्रकार से वहाँ अच्छा वातावरण होता है। तो यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, निर्झरणी झरने और नदियाँ, देवदारु कानन यानी कि देवदार के वृक्षों का जंगल, शोणित धवल अर्थात लाल और सफ़ेद, कुंतल अर्थात बाल, सुघड़ अर्थात सुंदर, शतदल कमल, वेणी अर्थात चोटी, वंशी बांसुरी, द्राक्षाशव यानी कि अंगूर की शराब, मदिरारुण आँखें यानी कि मदिरा के नशे में लाल हुई आँखें। किन्नर किन्नरियों के लिए आया है कि मदिरा के नशे से उनकी आँखें लाल हो रही थी। उन्मत्त अर्थात मस्त और उन्मुक्त, मृदुल अर्थात कोमल, किन्नर किन्नरियाँ अर्थात यक्ष यक्षिणियाँ,
भावार्थ देखिए, कवि नागार्जुन हिमालय पर्वत पर बहने वाली नदियों, झरनों, देवदारू वृक्षों, वहाँ रहने वाले किन्नर किन्नरियों, उनकी कुटिया, वस्त्राभूषणों, मदिरा पान कर मस्त होकर झूमते हुए किन्नर किन्नरियों आदि का चित्रण करते हुए कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में बहने वाले सैकड़ों झरने, वो नदियाँ अपने जल प्रवाह से देवदार के वनों में कल कल ध्वनि कर रहे हैं या कि करते रहते हैं। वहीं देवदार के वृक्षों के नीचे लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से निर्मित कुटिया के अंदर रंग बिरंगे फूलों से केशों को सजाकर, इंद्र मणियों के हार पहने हुए, कानों में नील कमल और वेणी में लाल कमल लटकाकर, चोटी में लाल कमल लटकाकर, लाल लाल चंदन की टिपाई पर चांदी से बने और मणियों से जड़े हुए मदिरा पात्र में अंगूरी शराब को सामने भरकर और मुलायम मुलायम और बेदाग छोटे कस्तूरी हिरणों की छाल पर पल्थी मारकर बैठे हुए तथा मदिरापान के कारण लाल लाल नेत्रों में मस्त किन्नर किन्नरियों को मस्त होकर जश्न मनाते हुए बांसुरी पर अपनी कोमल कोमल मनोहर उंगलियों को फेरते हुए हिमाच्छादित सफ़ेद और स्वच्छ हिमालय पर्वत के शिखरों पर मैंने उन लोगों को देखा है। ये ऐसा दृश्य मैंने साक्षात अपनी आँखों से देखा है। मैंने वहाँ बादलों को घिरते, गरजते और बरसते देखा है। विशेष देखिए, शत शत अर्थात सत सत अपने अपने में पुनरुक्ति अलंकार है। निर्झर निर्झरणियों व नरम निनाद में अनुप्रास अलंकार है तथा शंख सरी के सुघड़ गलों में उपमा व अनुप्रास अलंकार की छटा बड़ी ही मोहक बन पड़ी है। कविता में ध्वन्यात्मकता उपस्थित कर रही है। ये जो दोनों अलंकार है, ये जो पदबंध है, कवि में ध्वन्यात्मकता संगीतात्मकता की उपस्थिति कर रही है। हिमालय की प्राकृतिक छटा का बहुत ही सुंदर वर्णन है। कवि ने हिमालय की उन्नत चोटी, देवदारों के वन और किन्नर किन्नरियों की दंत कथाओं को प्रस्तुत कर बादल के माध्यम से प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को शब्द चित्र के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया है। कहने का तात्पर्य इसका संपूर्ण कविता में पद यहाँ पर अब समाप्त होते हैं। इस संपूर्ण कविता का अगर निष्कर्ष रूप में हम इसके बारे में कह सकते हैं तो यही कह सकते हैं कि कवि ने हिमालय की उन्नत घाटी, देवदारू के वन और किन्नर किन्नरियों की दंत कथाओं को प्रस्तुत कर बादल के माध्यम से प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को शब्द चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मेघदूत संस्कृत के महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध खंड काव्य है, जिसके नायक यक्ष और नायिका यक्षिणी शाप के कारण अलग रहने को बाध्य होते हैं। यक्ष मेघ को दूत बनाकर यक्षिणी के लिए संदेश भेजता है। इस काव्य में प्रकृति का मनोरम चित्रण हुआ है। इस प्रकार हमारी यह कविता यहाँ पर खत्म होती है। अगली चर्चा है वह हम नागार्जुन के इस संपूर्ण पाठ पर जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको आपके सामने रखेंगे और इस संपूर्ण पाठ को एक प्रकार से इस पर जो चर्चा है उसको प्रश्नोत्तर के माध्यम से संपन्न करेंगे। धन्यवाद।